इसकी सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। चैलेंज हमने पूरा करके दिखाया, जो आज भी 3 बार मायावती बसपा से मुख्यमंत्री बनी और वो भाजपा के समर्थन से बनी, जिस उस वक्त मान्यवर कांशीराम जी भी थे। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष सचिव भारत सरकार, पूर्व IAS राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी डॉक्टर चंद्रपाल जी का आज 78वां जन्म दिवस मनाया गया है। और इस अवसर पर हमारे बीच में इस वक्त डॉक्टर चंद्रपाल साहब मौजूद हैं। आज चूँकि 15 जनवरी विशेष दिन है और आज हम जानेंगे अपने जन्म दिवस के अवसर पर आज के इस दिन को लेकर के वो क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले सर, आपको 78वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हमारा सबसे पहला सवाल है, आज के इस जन्मदिन पर अपने जीवन और प्रशासनिक सफ़र को आप कैसे देखते हैं? भाइयों बहनों, मैं एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी का देहांत 7 वर्ष का तब हो गया था। तो किसान के बेटे होने नाते और स्वतंत्रता सेनानी के बेटे होने के नाते इन जो वो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मैंने पिताजी के बारे में सुना था। ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि 7 साल का था मैं उस समय जब डेथ हुई थी। मगर उसी समय से ये भावना पैदा हुई कि देश की सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसी के तरफ ध्यान लगा रहा। तो उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात याद आती रही कि शिक्षा ही ऐसे सब चीज़ों का वो है उद्देश्य होना चाहिए जिससे कि आप उन्नति कर सकें। तो शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया और इस कारण उस कमिटमेंट जो था शिक्षा की तरफ, शुरुआत कैरियर में टॉप करते गए और 19 वर्ष की उम्र में MSc फिजिक्स कर लिया। आश्चर्य होता है मुझे, 19 वर्ष की उम्र में तो इंटरमीडिएट भी नहीं कर पाते लोग। 19 वर्ष में MSc फिजिक्स कर लिया 19 वर्ष की उम्र में। लेक्चरर बन गया और लेक्चरर रहा 2 साल, फिजिक्स का लेक्चरर रहा। और फिर उसके बाद किसी ने कहा, हमारे साथी ने, कि अरे व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IPS। तो IPS के लिए ट्राई कर लिया। उस समय 20 साल की उम्र में IPS बैठ सकते थे जी। और 2 सब्जेक्ट ले सकते थे। तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया और 2 सब्जेक्ट लिया और प्लस इंग्लिश हिंदी और जो ऐसे वगैरह जो होते हैं वो लिए। वो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, मगर उस समय पहले उस चांस में ही हम IPS की ट्रेनिंग में आ गए, IPS बन गए। तो 20 साल की उम्र में IPS बन गए। सर, हमारा अगला सवाल है, IAS बनने की प्रेरणा आपको किस विचार या व्यक्ति से मिली? नहीं, IAS का पता नहीं कैसे धीरे धीरे ये कहो कि एक शक्ति है ऊपर जिसे कहते हैं। और मैं तो जाता आपके सामने बैठा हूँ, ये नहीं मालूम था कि कैसे करना है। मेरे पास पैसे नहीं होते थे इंटरमीडिएट के तक, तो मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे कि मैं हॉस्टल में रहता था, उसके लिए 12 रुपये देने पड़ते थे, वो भी नहीं थे। तो माँ हमारी खेती में काम करवाती थी गांव में और घी जरूर खिलाती थी, वो लेके आते थे। और इंटरमीडिएट करने के बाद जो इंटरमीडिएट में भी अच्छे नंबरों से रेलवे कॉलेज टुल्ला से नाम है, मेरा नाम भी लिखा हुआ वहाँ पर, टॉपर रहा। और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट के बाद में जो BSc में किए, तो BSc में लोगों को मेरे पास 100 रुपये नहीं थे कि 100 रुपया जो एडमिशन फ़ीस होती थी, 30 रुपया जो वहाँ की कॉलेज की फ़ीस और 60 रुपया जो है हॉस्टल, 10 रुपया हॉस्टल फ़ीस और 30 रुपया खाने के भी, 60 रुपया खाने के होते थे, वो नहीं हुआ करते थे। मैं परेशान था कि एडमिशन तो ले लिया, अब पैसा कहाँ से आएंगे नेक्स्ट मंथ में। तो देखिए, देने वाला रास्ता बताता है कहीं ना कहीं। तो एक कांस्टेबल वो आया, पोस्टमैन, और पीछे से चिल्लाते रहे, गांव में पैदल जा रहा था। चंदपा तुम्हारी एक चिट्ठी भारत सरकार से आई है। चिट्ठी देखी तो उसमें लिखा हुआ था, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उससे बड़ी राहत मिली। उसमें लिखा हुआ था, इट शुड बी पेड 2nd वीक ऑफ पॉजिटिवली, 2nd मंथ, 2nd ऑफ द एवरी मंथ शुड बी पेड पॉजिटिवली। तो मुझे बड़ी राहत मिली कि अब तो सरकार मुझे पैसा देगी और हर महीने देगी, तो मेरी समस्या ख़त्म, खाने की समस्या ख़त्म। क्योंकि हॉस्टल में रहता था, उसमें 60 रुपये महीना खाने को देना पड़ता था, अगर टॉमसन हॉस्टल में रहता था।
तो उसमें सब लड़के जो मिल करके मैच चलाते थे, तो वो 60 रुपया नहीं दे पाता था, तो रजिस्टर में लिखा होता था चंद्रपाल के नाम के आगे टिक 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 और 60 रुपया 60 रुपया 60 रुपया कहाँ से दिया जाए। तो उसके बाद वो आप चलता रहा। और वार्डन साहब थे, तो वो वार्डन हमारे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कह दिया, दौड़े पे आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नोबडी विल आस्क 60 रुपीज़ फ्रॉम चंद्रपाल, उससे कुछ नहीं मिलेगा, जब स्कॉलरशिप मिलेगा तब दिए। तो स्कॉलरशिप जब मुझे मिला BSc पार्ट 1 में, तब से मुझे स्कॉलरशिप मिलना, सरकारी नेशनल स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ। और नेशनल स्कॉलरशिप मिलना जो है लगातार मिलता रहा। और फिर जब होता था कि नहीं दे पा रहा हूँ फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में, तो फिर कैसे करें कैसे खाएं, तो फिर ये कह दिया कि चंद्रपाल से कोई पैसा नहीं मांगेगा। अजीब है। तो आपको आश्चर्य होगा, सबको आश्चर्य होगा कि बिना एक पैसा खर्च किए हुए, बिना एक पैसा खर्च किए हुए खाने पे, क्योंकि खाने के भी पैसे नहीं थे, और खाने के पैसे न होने के बावजूद भी हम हॉस्टल में रहे और खाना खाया सरकार के पैसे से। और जब स्कॉलरशिप मिलता था तो वो उससे एडजस्ट हो जाता था, यानी खाने का पैसा एडजस्ट हो जाता था। अब फर्स्ट ईयर BSc पार्ट 1 जब फर्स्ट किया, टॉप किया, तो अब जब BSc फाइनल में BSc पार्ट 2 में एडमिशन लेना था तो रुपए नहीं थे, और वैसे स्कॉलरशिप के रुपए पड़े हुए थे 60 रुपये 80 रुपये महीना था। 80 रुपये महीने की वजह से 80 रुपये महीना पड़ा हुआ था। तो हम प्रोफेसर उसे एडमिशन लेने वाले के पास पहुँचे कि साहब हमको एडमिशन, तो वो देखा कि वो कहता है कि मुझे पैसा नहीं है मेरे पास, तो एडमिशन कैसे होगा। तो वो क्या हुआ, उसमें लिखा हुआ था इट शुड बी पेड सेकेंड वीक ऑफ एवरी मंथ पॉजिटिवली। इसलिए हम अड़ गए कि हमारे तो ये लिखा हुआ हमें ये लिखा हुआ है, हम तो हम सारे वार्डन में हॉस्टल में जो रहते थे जी, मिस्टर पंडित TN मिश्रा गोरखपुर पर रहने वाले थे। उन्होंने रास्ते में चलते हुए कहा कि चंद्रपाल किसी दिन क्या पता तुम एक दिन कलेक्टर बन के आ जाओ। तो सर्विस में गए, सबसे पहली जो चुनौती जो आपको लगा कि जो है ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए थी और हो रही? नहीं, ऐसा हुआ कि जब हम पढ़ाने लगे तो इंटरमीडिएट में हम इतने होशियार थे, पढ़ाने जाते थे जब, तो और बाकी लोग जानने लगे, क्योंकि लड़के वो सब के सब हमारी तरफ भागने लगे पढ़ने के लिए। तो वहाँ बैठते थे तो सबसे बड़ा अजीब सा लगा कि पहले हम होशियार होने के नाते हमको सारे लड़के मानते थे और टीचर भी मानते थे, प्यार करते थे, मगर उसमें जो है सबसे पहले वो टीचर जो सर्विस आने के बाद में ऐसा लगा कि उनमें जातिवाद शुरू हुई और हमसे पूछने लगे कि अब तो देखो चमार वगैरह भी मिल करके प्रोफेसर बनने लगे हैं जी। तो हमने कहा कि ये देखो जातीयता शुरू हो गई। पहले जातीयता नहीं थी क्योंकि हम टॉपर रहते थे हमेशा। तो फिर वो जातीयता के समय हमने कहा आप भाई आप चाय पीने नहीं आएंगे, हम चाय पीते भी नहीं थे, हम उस कमरे में फिर गए ही नहीं। और उसके बाद फिर हम IPS आ गए। IPS में IPS की ट्रेनिंग करने के बाद केरला पहुंच गए और केरला में IG साहब ने कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS, तो वहाँ से हम ऑटोमेटिकली IAS ट्रेनिंग करते समय भी IAS बनते। अपने पूरे करियर का सबसे यादगार निर्णय कौन सा रहा सर? और कौन सा निर्णय? बहुत से निर्णय हैं। जैसे कोई ऐसा निर्णय जो आज भी जो है पूरे देश जैसे नंबर 1 जी, एक तो यह है कि जातीयता के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको समाप्त करने के लिए इंटरव्यू वगैरह में ये महसूस होता था कि इंटरव्यू मार्क्स कम दिए जा रहे हैं। जात, बाप का नाम, धर्म का नाम एंड निवास स्थान, ये सब नहीं होगा। ये ऐसे ऑर्डर्स हमने कराए थे, 4 साल लगे थे उसे हमें करने में। वो चालू हुआ, उससे इम्पार्शलिटी आई कि कोई भी पूछ नहीं सकता था इंटरव्यू लेने वाला कौन है, इंटरव्यू देने वाला कौन है। ये एक सबसे बड़ा निर्णय, ये गूगल पे भी पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा निर्णय है। भारत सरकार में शायद अभी चालू है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी इसे कन्फर्म किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर को कन्फर्म किया है कि जात के आधार पर इस बात पर छोड़ा जाएगा कि साहब वो मेरिट में आ गया है तो उसे मेरिट में नहीं गिना जाएगा। ये सब अब साफ हो गया कि चंद्रपाल का निर्णय सही था। ईमानदारी और दबाव के बीच में संतुलन कैसे बनाया अपने सर्विस के दौरान? नहीं, ईमानदारी और क्या शब्द है? ईमानदारी और दबाव के बीच में संतुलन कैसे बनाया? देखिए ऐसा है, दबाव तो हमने कोई कर नहीं पाया, और दबाव करते थे तो हट जाते थे, रहते थे, कुछ लड़े नहीं, मगर हम दबाव में रहे और दबाव करने के बाद हमारे कई बार नुकसान हुआ, ट्रांसफ़र हुए एंड
शिकायतें आई उसकी हमारी जांच भी कराई, कोई चिंता नहीं हुई। तो हमें संतुलन बनाए रखा, इसलिए रखा क्योंकि हम हमेशा सही रास्ते पर चले और सत्य के रास्ते पर चलने से और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से हमने सबका मुकाबला डट कर किया। चार जैसे हाउसिंग बोर्ड में था, हम हाउसिंग बोर्ड में हमको मकान देने की बहुत आदत थी कि हर एक आदमी को मकान मिलना चाहिए। और शिवकाश के लोगों को तो पिछले 20 साल 24 साल में जो हाउसिंग बोर्ड से मकान नहीं मिले थे वो हमने 1 साल में दिलवाए, क्योंकि वो कर दिया कि हर हालत में पॉपुलेशन के बराबर उनको मकान मिलना चाहिए और वो मकान देने लगा। तो एक चैलेंज है हमने पूरा करके दिखाया जो आज भी चल रहा है, जिससे कि हमारे शिवकाश के लोगों को मकान भी मिलता है। उसमें यही था, हमने कहा कि इन लोगों को किराए पर भी मकान नहीं मिलता, तो अगर आप भी रुपये के आधार पर हाउसिंग बोर्ड से मकान नहीं मिलेगा तो कैसे ये लोग कहाँ से मकान पाएंगे। तो आज ये मुझे खुशी होती है कि वो सब हाउसिंग बोर्ड के जितने मकान हैं पूरे प्रदेश में बांटे हुए, उसमें हमारा योगदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव रहते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और निर्णय क्या रहे सर? देखिए, यह तो बहुत से निर्णय हैं जो कि बड़े अद्वितीय हैं और बहुत ही कल्याणकारी निर्णय रहे हैं। जैसे ये कि मैंने बताया कि नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम नहीं होना चाहिए इंटरव्यू के समय में, पक्षपात नहीं होना चाहिए, जातीयता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये सब तो था ही। साथ ही साथ हमने डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना बनाई, जिसमें कि शिवकाश के लोगों को कुछ मिलता नहीं था उन गाँवों में विकास के लिए सारा पैसा दिया गया और जिसकी वजह से आज डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना लोग बदल के नाम बदलते रहते हैं, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तीसरा वही था कि जितने भी जो गांव में बने हुए लोग हैं उनमें ग्राम सभा की ज़मीन पर जो है उनको मकान बनाने का और भवन बनाने का अधिकार मिल गया था, कानूनी अधिकार जो बाद में बदला गया है, जो बड़ा कष्टदायक है। भारत सरकार में सचिव रहते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या रही सर? भाई, भारत सरकार में सबसे पहले हम यहाँ से प्लानिंग कमीशन में पहुँचे, भारत सरकार प्रिंसिपल एडवाइज़र प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का जो जितने भी योजना बनती है, 11th प्लान बन रहा था, तो 11th प्लान में अधिकांश जो शिवकाश का जो योजनाएं थी, अल्पसंख्यकों की योजना थी, उसका मैं इंचार्ज था। तो उसमें हमने सारी योजनाओं को में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम किया, जिससे कि वो हमेशा याद रखते हैं। आज भी है वहाँ प्लानिंग कमीशन का नाम ही बदल दिया गया, अब तो दूसरा हो गया। पहले प्लानिंग कमीशन के रूप में, प्रिंसिपल एडवाइज़र के रूप में हम सबसे उसमें ताकतवर व्यक्ति थे। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का मैं प्रिंसिपल एडवाइज़र था। तो उन सब में जो अच्छे जो उत्तर प्रदेश में हमने लागू किए थे बातें, वो सब वहाँ लागू हुई और सबको हिस्सेदारी जरूर थी और स्किल डेवलपमेंट भी साथ में इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि लोगों को और महिलाओं का उद्धार हो, ऐसे महिलाओं को ग्रुप बनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल, आज के युवाओं को सिविल सेवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आज के युवाओं को सिविल सर्विस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सिविल सर्विस, सिविल सेवा के लिए? हाँ, सिविल सेवा के लिए ये आदेश संबोधन है कि आप पहले तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई खूब करें, जिससे कि जनरल नॉलेज में वगैरह में बहुत मजबूती से काम हो। तीसरा जो है, आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करते रहें और चिंतन मनन करें और साथ ही साथ जो टीवी पर बहस आती है, इंटरनेशनल और नेशनल बहसें हैं, उनको गहराई से सुने और चिंतन मनन करें, जिसके आधार पर और नाम याद रखें हर चीज़ का और योजनाओं के नाम और उसके नाम, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। प्रशासन और आम जनता के बीच का जो भरोसा है वो मजबूत कैसे होगा? नहीं, इसके लिए तो मसूरी में भी पढ़ाया जाता, सब जगह होता है कि सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और ऑनेस्टी और एक्सेसिबिलिटी के उदाहरण पेश करने चाहिए। और जब कभी कोई व्यक्ति आता है तो उसकी ईमानदारी के साथ उसकी सहायता करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। और ये सब 4-5 गुण हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करने चाहिए। एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड अमेनिटी, ये सब होना जरूरी है। चलते चलते हमारा आखिरी सवाल, निजी जीवन में संतोष और सफलता की आपकी परिभाषा क्या है? क्या? निजी जीवन में संतोष और सफलता की आपकी परिभाषा क्या है? देखिए, निजी जीवन में तो जब सुखी और संतोष ना रहेगा तो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए काम करते समय ईमानदारी से अगर आप काम करोगे तो आप तो एक तो निश्चिंत रहोगे कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईमानदारी से काम करिए तो आपको खुशी होगी, क्योंकि गरीब आदमी की ईमानदारी के साथ आपने काम कर दिया तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। अब हम सीतापुर और कलेक्टर गाजियाबाद वगैरह रहे हैं,
तो हम जब जब जाते हैं और जब जब फंक्शन में बुलाया जाता है तो बहुत बड़ी सेवा के भाव उनमें पैदा होता है और वो देखते हैं कि ये वही चंद्रपाल जो है सेवा की मूर्ति है जो हमारे बीच में आ गए, तो इससे बहुत अच्छा लगता है, संतोष होता है। आज के इस विशेष दिन के अवसर पर, अपने जन्म दिवस के अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देशवासियों का तो बड़ा साफ है क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है। मैं तो अपने साथियों को, नवयुवकों को, जो नौकरी पेशे में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको यही देना चाहूँगा कि ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करें और ईमानदारी के साथ में अपना रास्ता बनाएं और ईमानदारी के साथ ही जो आप जीवन व्यतीत करें और शपथ लें कि जो समाज की बुराइयाँ हैं, जाति पात सबसे बड़ा है, दलित चिल्लाते हैं, ये बहुत बड़ा है, ये सब पर सुधार होना चाहिए और निष्कर्ष यही है कि जातिहीन समाज की स्थापना हो एंड ये जो सांप्रदायिकता समाप्त हो, जीरो टॉलरेंस और करप्शन हो। ये सब बातें सब कहते तो हैं, मगर मैं दिल से चाहता हूँ कि ये सब पे जब तक काबू नहीं किया जाएगा तब तक आपका जो देश, जो हम जिस देश की कल्पना कर रहे हैं कि हमारा देश सर्वोपरि होगा, वो पूरा नहीं हो सकता यदि आप में जो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण और इसकी स्थान दिया जाएगा तो फिर उन्नति नहीं कर सकता। आपसे ही में लड़ मड़ जाएंगे। और 15 जनवरी को आपका भी जन्मदिन है, उधर बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी जन्मदिन है। तो आज के विशेष दिन को लेकर के मायावती के बारे में आपका क्या कहना है? यह तो सौभाग्य की बात है कि मायावती के जन्मदिन के साथ ही मेरा जन्मदिन है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर यह है कि उनका थिंकिंग और मेरी थिंकिंग में डायगोनली अपोजिट विचारधारा है। उनके विचारधारा के साथ जो है, क्योंकि वो तो रानी है और हम प्रजा हैं, जबकि हमने अपना जो अधिकार था उसको त्याग करके उनको गोदी में डाला था। उनको मालूम है कि नहीं मालूम है, मगर मुझे मालूम है, एक एक शब्द याद है। अगर मैं चाहता था मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था। मैं उस समय मैंने कह दिया था कि मैं तो एक सिंपल सा वो हूँ, बनेंगी तो मायावती बनेंगी चीफ मिनिस्टर, मैं क्यों बनूँ, बनेंगी तो वो बनेंगी। और ये जब ऑफ़र किया गया लालजी टंडन और मानवर काशीराम जी ने, अगर बनना चाहता था तो भी लालची होता तो बन सकता था, मगर मैं नहीं बना। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि चंद्रपाल को उसके बाद कितना तंग क्यों किया गया, और कभी नहीं सोचा उन्होंने, यानी रहते हुए अपना कहते हुए भी हमको तंग ही तंग करती रही। ये हमको दुख है, कष्ट होता है, जबकि मैंने उनके विरुद्ध कभी भी ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ ये किया कि मेरे साथ नहीं किया। 3 बार उनका जो जन्मदिन है वो दूसरे रूप से मनाया जाता था, मेरा जन्मदिन है परोपकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कभी किसी से पैसा नहीं लिया अभी तक, किसी ने भेंट ली न कुछ किया, अपना सिंपल सा जो होता है मेरे जेब के खर्चे से अपने उसी से ही हम जन्मदिन मनाते हैं और उसे परोपकार दिवस के रूप में कहा जाता है। जी, 3 बार मायावती जी जो है बसपा से मुख्यमंत्री बनी और वो भाजपा के समर्थन से बनी, उस वक्त मानवर कांशीराम जी भी थे। उस समय की राजनीति और वर्तमान समय में की जो राजनीति चल रही है, क्या लगता है मायावती जी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली उनकी पार्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, बस यही है कि जो हमने योजनाएं बनाई थी, जो दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए थी, उन योजनाओं में बहुत अंतर इन्होंने पाल दिया और इन्होंने सही रूप से लागू नहीं की। एक तो ये है, क्योंकि जो योजनाएं बनी वो इतनी अच्छी योजना थी, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, एक बहुत अच्छी योजना थी, नाम ही दिया था उसका, और वो बनी थी जब ये जाने वाली थी, 3 महीने हो रहे थे इनके, तब हमने ये बनाई थी। तो उसको इन्होंने वहाँ सर्व समाज योजना बना दी। भगवान बुद्ध के बारे में बात करी, वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा, जो बुद्ध के जो दलाई लामा सब आ रहे थे, उस समय हम इनवाइट करने गए तो कहते हमें क्या लेना देना है आपके बुद्धिज़्म से। तो हमको ऐसा लगा कि बिल्कुल ही डायगोनली अपोजिट हैं और स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं। और मेनली सतीश मिश्रा जी दी ग्रेट जो है इनके साथ हो गए और वो ही सब कुछ चलाते रहते हैं और वो ही हम करते रहते हैं। उनकी तो यूनिवर्सिटी बन गई, हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। फिर भी आज उनके खिलाफ दुनिया भर के 4 सीट और वो मुकदमेबाजी होने वाली, उनके खिलाफ मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। तो ये सब क्या फ़ायदा हुआ है इनको? SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने के पीछे किसका हाथ था? भाई बड़ा साफ है, SC/ST एक्ट में
ये कहा गया था, शुरुआत यहाँ से हुई कि SC एक्ट में ये हुआ था कि अगर SC की महिलाएं जो FIR दर्ज कराती हैं तो पहले उसकी सत्यता की जांच करने के लिए। किसकी सरकार में हुआ ये मायावती जी ने खुद किया था। मायावती के ज़माने में होम मिनिस्टर था अनिल गुप्ता को, वो उसके होम सेक्रेटरी के रूप में करवाया था। और उसमें मेनली मुझे बताया गया कि सतीश मिश्रा जी का हाथ था। और सतीश मिश्रा जी से एक बहस में हमने कहा भी था, चुनौती भी दी थी कि आप इस तरह से कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर SC ST की महिला के साथ रेप हो जाए या कुछ बदतमीजी हो जाए तो पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब FIR दर्ज होनी चाहिए, जो कि गलत बात था। तो हमने ये आर्गू किया था कि जब SC ST की महिला के साथ ही हो सकता है तो दूसरी महिला के साथ भी होना चाहिए कि जांच पहले हो, उसके बाद जो है उसके साथ FIR दर्ज की जाए। तो ऐसा अलग अलग कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा वो था मामला। ये शासनादेश लाने के पीछे क्या रीज़न क्या था? शासनादेश लाने के पीछे रीज़न यही था कि SC ST एक्ट के बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि SC की महिलाएं जो फर्जी FIR दर्ज कराती हैं, तो पहले फर्जी FIR दर्ज ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले जांच हो जाए। और जांच के बाद से उन्होंने ये सोचा नहीं कि इसके लंबे पर रिपरकशन होंगे। और कानपुर में हम गए थे तो वहाँ पर एक मीटिंग में सब खड़ी होंगी महिलाएं, वो कहने लगे आप प्रमुख सचिव हैं और ये कैसे हो रहा है कि साहब हमारी महिला के साथ जाँच हो तब तो आप FIR दर्ज कराएंगे और कैसे नहीं कराएंगे, ये तो सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए।